अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ है मेजर जनरल राजन कुचर साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार और जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर। सर आज हम क्वाड की बात करेंगे। कितना समझते हैं आपके ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है या इम्पोर्टेंट रही, जबकि बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है जिसमें ईरान भी शामिल है और एक तरह से अब्राहम अकॉर्ड की भी बात की जा रही है बार बार, ताकि इसराइल को लेकर, लेकिन अरब कंट्रीज और पाकिस्तान उसके लिए फिलहाल इनकार कर रहे हैं। लेकिन उसके होते हुए सर ये मीटिंग जो हुई है जिसमें कि इस वक्त ट्रंप या अमेरिकन जो कह लीजिए जो ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज्यादा भारत के साथ दिखाई नहीं दे रहे, और ये आप ही की ये मीटिंग भी जो है वो होस्ट की गई है, तो कितना इम्पोर्टेंट आप इसको समझ रहे हैं इस वक्त? देखिए, जो लोग समझते हैं दैट गॉड इज डेड, आई थिंक दे विल हैव टू रिवाइज देयर ओपिनियन बिकॉज गॉड इज नॉट डेड। और मैं एक छोटा सा इसके ऊपर बैकग्राउंड दूंगा और उसके बाद हम इस मीटिंग का जो अभी जो एजेंडा है उसके ऊपर बात करेंगे। इसको पहली चीज है कि चाइना में जो डोनाल्ड ट्रंप की विजिट हुई थी, दैट वाज अ बिग फियास्को। इसको एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, बिकॉज जिस मकसद से अमेरिका अपना गया था, अपना इतना ट्रेड डेलीगेशन और सीईओज वगैरह अपने लोगों को साथ ले गया था, वो बात एक्चुअली बनी नहीं चाइना के साथ। दूसरा, चाइना इज वांटिंग टू गेट इन अ बिग वे इन द मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट में मुझे लगता है अमेरिका का फ्यूचर, और मैं उसको वेस्ट एशिया बोलूं बिकॉज मिडल ईस्ट इज अ वेस्टर्न टर्म। तो वेस्ट एशिया में मुझे ऐसी रीडिंग आ रही है कि इसको आने वाले वक्त में इसको अमेरिका का इसको यहाँ पे इन्फ्लुएंस और कम होगा और चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। और इसका रीज़न है बिकॉज चाइना हैज़ गॉट वन एक हुक्म का इक्का मैं जिसको बोलता हूँ वो है ईरान। और वो ईरान को इसको मैनिपुलेट कर सकता है एक डोमिनेंस के लिए। और आपने देखा यूएई का भी चाइना के साथ एक क्लोज रिलेशन है, और सऊदी अरेबिया का भी। तो जब मैं इसको देखता हूँ चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स ऑफ द मिडिल ईस्ट और द वेस्ट एशिया, वो उसमें मुझे चाइना का बहुत बड़ा एक रोल इसको नजर आता है। सो कमिंग टू क्वाड नाउ, जब हम ये इसको देख रहे हैं कि बिकॉज बेसिकली ये अगर मैं याद दिलाऊं तो क्वाड का गठन किस लिए किया गया था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? इट वाज बेसिकली टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक। और तो आज इसको अमेरिका को ऐसा लग रहा है दैट नेटो बिखर रहा है, इसको अमेरिका के कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और एक क्वाड ही एक ऐसा अलायंस रह गया है। एक ऑकस की भी बात हो रही थी, वो भी दम नहीं रहा उसमें ज्यादातर आपके नेटो कंट्रीज थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ आई कैरी आउट अ डीप डाइव और डीप एनालिसिस, तो उसको मुझे ऐसे लग रहा है कि क्वाड का रेलेवेंस बढ़ेगा और क्वाड का चार्टर बदलेगा। बिकॉज अभी जिस चार्टर पे वो चल रहा था शायद वो चार्टर आगे वाले वक्त में नहीं होगा। इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी को मैं मानता हूँ कि बिकॉज आने वाली जो आपकी लड़ाइयाँ हैं वो आपकी एनर्जी के ऊपर होगी एज फार एज सुपर पावर्स आर कंसर्न। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है, अब आप हर एक कंट्री स्पेसिफिक को अगर आप देखें, इफ आई start actually analyzing United States first. United States has got abundance of energy और उसको मार्केट चाहिए। और इसको मिडिल ईस्ट और गल्फ में इसको आपने देखा, यहाँ पे अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मोज को इतना उसके ऊपर इतना टाइम क्यों लगा रहा है उसको खुलवाने के लिए? बिकॉज और अगर आपने मार्को रूबियो की हमारी इसको विजिट देखी, he was pitching for more oil, he was pitching for more gas. तो ये सब it is all a manipulation and taking advantage of the game. आज अमेरिका भारत की सिचुएशन को देख के भारत को ऑफर करता है, आप इसको हमसे ले लो, आपको जितना ऑयल चाहिए हम देंगे, जितनी गैस चाहिए हम देंगे। सो नाउ a question is that if we buy oil from America, the prices of oil will go because the transportation cost, the supply chain वगैरह वो सारी चीजें। तो इसीलिए आज ये जो क्वाड की जो मीटिंग है
और खास तौर पे जो स्टेटमेंट एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर निकली है, तो ये 4 देश एक दूसरे के साथ एक ऐसा गठबंधन करने वाले हैं जिसमें आपकी एनर्जी सिक्योरिटी आने वाले वक्त में, बिकॉज गल्फ में आप देखिए, वेस्ट एशिया में ये जो ईरान की अभी जो प्रॉब्लम है, दिस इज गॉट ओनली अ टेम्परेरी सोल्यूशन। कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद अगेन द सिचुएशन विल कम, बिकॉज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इजराइल, और इजराइल यहाँ पे शांति होने नहीं देगा। आज अमेरिका ने अगर एक पीस अकॉर्ड भी कर लिया, एक एमओयू भी साइन कर लिया, जो भी कर लिया अमेरिका ने, दैट विल बी ओनली अ टेम्परेरी, बिकॉज इजराइल थोड़ी देर बाद अपने आप को रिकूप करके और अपनी जो भी अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को यहाँ पे दोबारा से जाहिर करेगा। और इसीलिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका इज नंबर 1, तो वो ये क्वाड देशों को पिच करेगा कि टेक्नोलॉजी हम देंगे। जापान का रोल क्या है? जापान इज वेरी वेरी साउंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे इसको एनर्जी रिलेटेड, जापान विल पिच इन कि हम आपका सेटअप करेंगे। अगर आपके पोर्ट्स में करना है, आपके कहीं भी करना है, आपको इसको कहीं भी आपके हाइड्रोकार्बन्स और आपकी जो डिपेंडेंसी है, तो जापान इज वर्स्ट अफेक्टेड इन दिस क्राइसिस, बिकॉज जीरो एनर्जी है जापान के पास, सब कुछ इंपोर्ट होता है। तो जापान विल वेलकम टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंस में होगी, और उसकी जो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है जापान की, वो उसको आगे लेके आएगी। इसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाइए। अब ऑस्ट्रेलिया इज द रिसोर्स पिलर ऑफ क्वाड, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? बिकॉज एक तो उसकी लोकेशन है, इंडो पैसिफिक में जो लोकेशन है, और सबसे ज्यादा रिजर्व जो है आज वर्ल्ड में, अगर मैं आपको बताऊं, लिथियम के, कोबाल्ट के, रेयर अर्थ के और नेचुरल गैस के, वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो अब उन रिसोर्सेज को अगर आपने माइनिंग करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, जापान वो सामने आ जाएगा, मदद कर जाएगा। तो ये जो चाइना की ये डोमिनेंस है रेयर अर्थ की, ये एक कंसर्न बन गई है अमेरिका के लिए और जितने भी वेस्टर्न इकोनॉमीज के लिए, भारत के लिए भी। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की जो मिनरल वेल्थ है, ये उसको एक्सप्लॉइट करेगी। अब इंडिया पे आ जाइए आप, बिकॉज 3 कंट्रीज का मैंने आपको बता दिया कि अभी इसको माप। इंडिया का जो क्या है, जो इंडिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज जो आपकी रिफाइनिंग की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे कि रिलायंस को आपने देख लिया, हमारा रिलायंस पेट्रोलियम है, हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इस तरीके की। और इंडिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन जो आपको इंडियन ओशन को आपको डोमिनेट करती है, अंडमान तक ले जाती है, स्टेट ऑफ मलक्का को भी आप उसको डोमिनेट कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक तो है। तो ये जो आपका अंडमान निकोबार हमारा जो कमांड बन रहा है वहाँ पे, और इसको इंडियन नेवी की जो काबिलियत है, बिकॉज इंडियन नेवी अगर आप इनको कंपेयर करें ऑस्ट्रेलियन, जापानीज और इंडियन जो है नेवी, तो इंडियन नेवी के पास भी काफ़ी एक कैपेबिलिटी है, और जिस हिसाब से हम अपनी शिप बिल्डिंग भी कर रहे हैं अभी, तो उसमें मुझे लगता है आने वाले वक्त में इसको बहुत कुछ इंडिया भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो ब्रॉडली अगर मैं इसको समराइज करूं इस डिस्कशन को, कि ये जो एनर्जी सिक्योरिटी के इस मामले में, आई थिंक दीज 4 नेशंस हैव कम टुगेदर, और सब इसमें कंट्रीब्यूट करने के लायक हैं, और इसीलिए अलायंस में है। बिकॉज कोई भी अलायंस, देखिए, पार्टनर ऐसा नहीं रखेगी जो उस अलायंस को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो इसमें भारत भी कंट्रीब्यूट करेगा, जापान भी करेगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑफ कोर्स यूएस विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी मार्केट को और एक्सपैंड करेगा, उसको कस्टमर्स मिल जाएंगे। और एक इसको मैं देखता हूं कि इसको आने वाले वक्त में क्वाड का एक नया स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर बन रहा है,
और बिकॉज मैं कुछ कमेंट्रीज पाकिस्तान से भी सुनता हूँ कि क्वाड खत्म हो गया वगैरह, बट आरजू जी मैं अपनी आर्गुमेंट इस पर रखता हूँ कि बिकॉज ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी आई थिंक क्वाड हैज गॉट अ न्यू लाइफ। बिल्कुल हो सकता था कि क्वाड एक्चुअली खत्म हो रहा था, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग आई थिंक क्वाड दोबारा से बिल्कुल। और लेकिन सर अगर हम इसी चीज को इसमें देखें कि अमेरिका ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो अब आप समझते हैं कि उसमें कई डैमेजेस जो हैं वो अमेरिका को भी हुए हैं? वैसे तो खैर कहा यही जाता है कि ईरान बड़ा कमजोर है, कुछ कर नहीं पाया, लेकिन सर चाहे क्वाड में बात हो रही हो, चाहे किसी और समिट में बात हो रही हो, अमेरिका थोड़ा सा बैकफुट पे नहीं लगता? और साथ ही इजराइल की वजह से आपको लगता है कि ये इस प्रॉब्लम में आए हैं ईरान वाली में, या इनकी अपनी ही चॉइस हो सकती है? बहुत अच्छा एक्चुअली क्वेश्चन है, बिकॉज ये हमारे माइंड्स में भी चलता रहता है कि अमेरिका के इसको लॉसेस काफी हुए हैं। एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है कांग्रेस की, 42 एयरक्राफ्ट आई बिलीव, और उसमें इसका MQ-9 रीपर ड्रोन जो ये अपना बहुत ही बेहतरीन ड्रोन मानते हैं स्टेल्थ के हिसाब से, हर एक चीज के हिसाब से, वो भी आई थिंक 2 या 3 का लॉस हुआ है उसमें। और दूसरा कि जिस तरीके से जो ताइवान को सप्लाईज जाने थे अमेरिका की तरफ से, जापान को जाने थे, दोनों देश आज की डेट में रो रहे हैं, बिकॉज उनके पास वो शेड्यूल से मिसाइल्स और रॉकेट्स पहुंचे नहीं है। तो ये डबल झटका है अमेरिका के लिए। पहले तो लॉसेस हुए इस लड़ाई में, और ये जो 25 बिलियन की फिगर है, ये दिस इज अ हॉगवॉश। टोटल मैं एक्चुअली मानता हूं एटलीस्ट $500 बिलियन का अमेरिका को नुकसान हुआ इस लड़ाई में। स्ट्रेट अवे मैं आपको इसको एक रियलिस्टिक आपकी फिगर दे रहा हूं। अगर आप जो उनके एयरक्राफ्ट लॉसेस भी देखें और उनका एक्सपेंडिचर देखें उसको एमुनिशन पे, और जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन ऑन सी, और उसने तो अपने 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगा रखे थे। अब जो लॉसेस अमेरिका के बहुत हुए हैं, और अमेरिका इज नाउ डेस्परेट टू गेट आउट, बट उसको एक फेस सेविंग चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना क्यों किया था? चाइना से उसने शी से भी रिक्वेस्ट किया था कि आप कुछ ईरान का इसको हॉर्मोज को इसको करें और इस लड़ाई को रुकवाएं, बट चाइना ने बहुत ही मेजर्ड स्टेटमेंट दिया, ईरान का साथ दिया। अब अमेरिका को उसको लग गया है कि भाई अभी तो मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, ना तो रशिया है, ना तो नेटो है, ना तो चाइना मेरी बात मान रहा है। सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर चाइना को अमेरिका ने सोचा भी कैसे कि चाइना उसका साथ देगा? क्योंकि हम तो हमेशा से सुनते आए कि दोनों में नहीं बनती है, और दोनों में जो है वो कहीं ना कहीं टेंशन मौजूद है, तो उन्होंने कैसे सोच लिया कि चाइना हमें फेवर दे देगा? देखिए, बिकॉज एक चीज है ना, इसको अमेरिका इज अ बिग मार्केट फॉर चाइना। $650 बिलियन का आरजू जी आपस में इनका ट्रेड होता है, और $350 बिलियन अमेरिका चाइना से लेता है। और तो आप इसको समझ सकते हैं कि चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है अमेरिका। तो चाइना भी जब इसने टैरिफ्स चाइना की, देखिए आज ट्रंप ने चाइना के जो टैरिफ्स है दे आर लेस देन 10%। मजाक है ना ये? जो आपका दुश्मन है उसके ऊपर सबसे कम टैरिफ है, और जो आपका दोस्त है इसको भारत जैसे, उसके ऊपर 50% कर दिए थे आपने, और फिर आपने यू ब्रॉट इट डाउन टू 18%। साउथ कोरिया, ये जो सारे कंट्रीज के ऊपर 18-20% लगा रखा है। इसको नेटो तक को नहीं छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने, चाइना को क्यों छोड़ दिया? तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप नीड्स चाइना मोर देन चाइना नीड्स ट्रंप। इट इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन। और इसीलिए चाइना की बॉडी लैंग्वेज, मैं एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज बहुत स्टडी करता हूँ। जब ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज होती कहीं और जाता है और चाइना जाता है, अब देखे वो अब आई डोंट वांट टू यूज अ स्ट्रांग वर्ड, बट देन ही बिकम्स लाइक दैट। तो अब मैं इसको ये समझता हूँ, इसीलिए ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम इतनी बड़ी मार्केट है, चाइना हमको वो करेगा, फेवर करेगा, ये करेगा, और फिर हम अब देखिए ताइवान की जो सुई है ना, वो
चाइना की ताइवान पे ही रुकती है, और वो उसकी दुखती रग है। जैसे कि तिब्बत होता था एक टाइम पे भारत और चाइना के रिलेशन में, इट वाज पेनफुल थिंग। तो इसीलिए अब ताइवान इज द एक्चुअल थिंग, एंड चाइना विल नॉट कॉम्प्रोमाइज होता है। और अब इसको अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी बिखर गई, अब वो इसको ना तो वेस्ट एशिया के रहे हैं और ना इंडो पैसिफिक के रहे हैं। बिकॉज अब आप देख लीजिए, ताइवान भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि भाई हमको हथियार टाइम पे नहीं मिल रहे, हमको सामान नहीं आ रहा है। जापान क्रिटिसाइज कर रहा है। अब ये लोग क्या करेंगे, इस कहाँ पे ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे? दैट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू रिमेंबर। और इसको सेकंड पार्ट आपका जो क्वेश्चन है, इसको क्या था, सेकंड पार्ट आपने पूछा था मेरे से, एक तो आपने इसको सर मैं इसी को लेकर चली थी कि ये इजराइल जो है उसकी वजह से तो नहीं ये मुश्किल में फंस गए अमेरिकन। अब डोनाल्ड ट्रंप टोटली इसको इजराइल के चक्कर में फंस चुका है, और आई थिंक उसने रियलाइज भी कर लिया है। अब वो अगर इसको निकलेगा यहाँ से, वेदर इसको इजराइल लाइक्स इट और नॉट, डोनाल्ड ट्रंप विल लीव। दूसरा, वो इजराइल को उसको क्या बोलते हैं, प्लीज करने की कोशिश कर। अब्राहम अकॉर्ड, आपने इसको सुना? अब्राहम अकॉर्ड, जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान ने मना कर दिया कि इसको मैं नहीं जाऊंगा, उसमें एक और देश ने मना कर दिया, सऊदिया ने और कतर ने भी। जी। तो अब आप देखिए, ही इज ट्राइंग टू प्लीज इजराइल, ही इज ट्राइंग टू से कि अगर मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ, मैं आपका अब्राहम अकॉर्ड कराऊंगा, मैं आपकी दोस्ती करा दूंगा सबसे। तो वो दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं। और अभी आप एक रीअलाइनमेंट आप देखेंगे, अभी इसको जीसीसी के भी आपकी रीअलाइनमेंट होगी, बिकॉज जीसीसी कंट्री ने रियलाइज कर लिया कि ईरान से पंगा लेना तो मुश्किल पड़ेगा, और इसको अमेरिका साथ नहीं कर सकता, अमेरिका उनको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। तो अभी मैं एक रीओरिएंटेशन वेस्ट एशिया की देख रहा हूं, एंड आप देखेंगे कि ये चीज स्लोली होके रहेगी। US dominance is going to decrease here. Chinese dominance is going to increase here. Russia will also come here slowly after some time. And ये इसको ईरान ये एक अपने यहाँ पे पोजीशन अपना बनाएगा एज ए लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और बिकॉज यूएई ने डिसाइड कर, देखिए अगर इसको यूएई और ईरान का और सऊदी अरेबिया का एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बट आने वाले टाइम में आई थिंक यूएई विल आल्सो रियलाइज दैट इसको ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस रखना उन्हीं के इंटरेस्ट में रहेगा। सऊदी अरेबिया इज अ बिगर कंट्री, तो उसमें मैं मान सकता हूं कि इसका यूएस इन्फ्लुएंस विल रिमेन देयर, बट दीज स्मॉलर कंट्रीज जहां पे मैं देख रहा हूं, कतार हो गया आपका, ये आप बहरीन हो गया, आपका कुवैत हो गया, I think slowly these countries will get out of the fold of America, and we will see a definite realignment in West Asia. बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन सर जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अगर कोई मेहमान आ जाए तो कहते हैं कि आते अपनी मर्जी से, जाते जाएंगे हमारी मर्जी से कि, तो सर क्या जंग इन्होंने अपनी मर्जी से शुरू तो की है ट्रम्प ने, लेकिन वो अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर पा रहे, तो सर ये खत्म होगी कैसे फिर आगे? देखिए, when you study military history, और अगर जो आपके रिसर्चर्स भी हैं जो प्रोग्राम देखते हैं, उनको एक चीज साफ होनी चाहिए, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट अ वॉर बट वेरी डिफिकल्ट टू एंड द वॉर, एंड दैट्स व्हाई से कि जो इसको इंडिया पाकिस्तान का सिंदूर था, आई थिंक दैट वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्टॉपिंग द वॉर इन टाइम, बिकॉज अगर वो 4 दिन में नहीं रुकती तो वो 40 दिन में भी नहीं रुकती, मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये आई थिंक सेंसिबल कंट्रीज टेक sensible decisions. So this was a sensible decision on part of both the countries. और इसीलिए मैं मानता हूं कि आज डोनाल्ड ट्रंप फंस गया। अब एक सुपर पावर को भी एक अपनी इमेज रखनी पड़ती है, अपने लोगों को भी बताना पड़ता है। तुलसी गबार्ड ने इसको स्ट्रांगली एडवाइस किया था, डोंट गेट इनटू दिस वॉर, एंड ही डिड नॉट लिसन, एंड शी वाज हेड ऑफ देयर इंटेलिजेंस एजेंसी, शी वाज नॉट अ स्मॉल फिगर। और अगर उसको वो एडवाइस कर रही थी आपको कि लड़ाई में मत पड़ो, और फिर वो पड़ा, अब उसने रियलाइज कर लिया कि अब जैसे होता है ना सिंकिंग शिप, ट्रम्प इज अ सिंकिंग शिप टुडे,
एंड आज जो इससे पहले एक इसका जो सीनियर ऑफिशियल था, आई थिंक इनका सिक्योरिटी का, उसने रिजाइन किया, फिर इसने इसको तुलसी गबार्ड, अब आई थिंक पटेल इज ऑल्सो, वो जो FBI का हेड है जी, वो भी निकल रहा है वहां से। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे। और आई जस्ट टेक यू बैक टू ट्रम्प 1.0, यही हाल हुआ था ट्रम्प का वहां पर भी। सो मेनी पीपल लेफ्ट हिम, ऑल हिज एडवाइजर्स लेफ्ट हिम। अब ही इज ओनली सराउंडेड बाय साइकोफंड्स जो बस हाँ में हाँ मिला रहे हैं सर, जो बस जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे। हाँ। और वो भी अब खास तौर पे मैं पीट हेक्सेथ की बात करूंगा। ही इज द मोस्ट यूजलेस चैप एंड ही इज द चैप हु हैज contributed most to the downfall of Trump as far as the Iran war is concerned. तो और उसने इतने सारे आपके जनरल्स को, 6, 7, 8 जनरल्स को सैक कर दिए, वो चले गए रिजाइन करके। सो व्हाट इज दैट, आपको एक इंडिकेशन क्या उसको मिलती है जब आपके खुद के लोग आपको छोड़ने लग जाते हैं? What is the indication you get? You get an indication that your time has come now to be finished. और इसको मुझे लगता है आप इसको देखना, इसके नवंबर में प्राइमरीज में इसका क्या हाल होने वाला है। ट्रम्प hardly any time left, इकोनॉमी इज सिंकिंग। अभी वो क्यूबा की लड़ाई के बारे में बात कर रहा है, अभी उसका इकोनॉमिक पॉकेट उसने कर दिया है। अब वो बोलता है कि हम वो उठा लेंगे उसको। तो उस टाइप की अगर पॉलिसीज अगर आप इसको फॉलो करोगे, ग्रीनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, सी ऑल हिज पॉलिसीज हैव फेल्ड। वेनेजुएला की आप बात करते हैं ना, वेनेजुएला हैज आल्सो फेल्ड बिकॉज अब जो उसको प्रेसिडेंट लगाई है उसने वहां पे, अब वो भी उसकी ज्यादा सुनती नहीं है। तो बिल्कुल, so that situation of this thing is becoming bad, and उससे एक्चुअली क्या हुआ, the whole world has got affected. You see, आज कोई भी देश डोनाल्ड ट्रम्प को लाइक क्यों नहीं करता? Because he has contributed to the difficulties, especially in South Asia, India, Pakistan, and in East Asia, Japan, South Korea and China. ये 5 मेजर कंट्रीज हैं इस एरिया में जिसको मैं मानता हूं who have been badly impacted by this war. बिल्कुल। 2 विलन है, ट्रम्प और नेतन्याहू। जी बिल्कुल सर, बात सर यही है कि ट्रम्प जो है वो एक तो बार बार फेल हो रहे हैं अपनी पॉलिसीज को लेकर, लेकिन ठीक नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है हम लोगों का असर पड़ गया है। हम लोग भी अपनी पॉलिसीज, हमारी फेल होती रहती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज को ठीक नहीं करती, ना अफगानिस्तान को लेकर, ना बलूचिस्तान को लेकर, ना भारत को लेकर। हम वही एक जिसे कहते हैं बहुत सालों से हम वही सब कुछ फेस कर रहे हैं। जरा सा भी फर्क जो है वो यहाँ पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है कि ट्रम्प इन्हीं लोगों से एडवाइस ले लेके तो नहीं सब कुछ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने जी मुनीर की एडवाइस ले रहा, मुझे लग रहा है सर इसी समय मेरा ख्याल है कि थोड़े दिन और लेते रहे तो ट्रम्प से जान छूट जाएगी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अपना हुर्मुज बंद है, लेकिन किसी मुल्क के पेट्रोलियम नरखों पे कोई फर्क असर नहीं पड़ रहा। सिर्फ पाकिस्तान क्यों वो मुल्क है कि जहां महंगाई उरूज पे चली गई। सिर्फ पाकिस्तान है कि जहां महंगाई का तूफान आया, कहां है हमारे माशी माहिर, कहां है मुल्क की मईशत को मैनेज करने वाले लोग। न इंडिया मुतासर हुआ, हालांकि जहाज तो उनके भी रुके हुए हैं। खुद ईरान मुतासर नहीं हुआ, अफगानिस्तान तक मुतासर नहीं हुए, और हमने यहां पर क़यामत बर्पा कर दी
आवाम के ऊपर जिस तरह के पहाड़ हमने उनके ऊपर गिराए हैं, अब हम किससे रोएं? मैंने तो यहाँ पर खड़े होकर गालिबन आप ही की मौजूदगी में ये तजवीज़ दी थी कि पार्लियामेंट का एक इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, और इससे पहले बुलाए जा चुके हैं। जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उस जमाने में बुलाए गए हैं, उससे आगे पीछे भी बुलाए गए हैं। अगर ये पार्लियामेंट वाकई अवाम का नुमाइंदा है तो हुकूमत इस तजवीज़ से फरार क्यों इख्तियार कर रही है? क्यों हम सर जोड़कर आपस में नहीं बैठ रहे? क्यों हमें हालात से आगाह नहीं किया जा रहा? क्या हम इस आजाद मुल्क में आजादी से बात नहीं कर सकते?